नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बिल्कुल नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसमें आप सभी की डिमांड पर नवोदय सिस्टम पर प्रश्नोत्तरी में लेकर के आया हूँ। नवोदय विद्यालय पर बेस्ड क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के प्रमोशन के लिए भी ये क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। तो नवोदय पर बेस्ड क्वेश्चंस है, उनके कंटेंट मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है साथियों को, इसलिए सभी साथी है वो डिमांड कर रहे हैं कि नवोदय पर बेस्ड क्वेश्चंस है वो कहाँ से तैयार करें। तो मैं आपकी सुविधा के लिए लेकर के आया हूँ कंप्लीट एनवीएसई स्कीम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, ईएचएम है, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज और परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी ट्रांसफर पॉलिसी। साथ में ही नवोदय विद्यालय कौन से एक्ट के तहत स्थापित हुआ, कौन कौन सी कमेटीज यहाँ पर काम करती हैं, पूरा डिटेल में एनवीएस सिस्टम पर लेकर के आया हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो साथियों, धौलागढ़ माता श्रृंखला प्रथम में नवोदय विद्यालय सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। देखते हैं आज सबसे पहले 20 क्वेश्चन। तो साथियों, धौलागढ़ माता सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल जवाहर नवोदय विद्यालयज आर एफिलेटेड टू द सीबीएसई, प्रिपेयर कैंडिडेट्स फॉर डैश। सभी जवाहर नवोदय विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध हैं, इसके लिए उम्मीदवारों को तैयार करते हैं। कौन सी परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को तैयार करते हैं? विकल्प देख लेते हैं। जेईई मेन एंड एडवांस, नीट एनईईटी और एआईएसएसई या एआईएसएससी दोनों के लिए, सीयूईटी। तो कौन सी परीक्षा के लिए ये सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं? जेएनवी सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं। तो इनका जो मेन फोकस है वो कौन सी परीक्षा के लिए तैयार करवाते हैं? सीबीएसई से एफिलेटेड होने के साथ में देख लेते हैं, सही उत्तर सी हो जाएगा। एआईएसएसई और एआईएसएससी, मित्रों आपको पता है कि जेई मेंस और एडवांस के लिए, साथ में नीट और सीयू सेट, ये परीक्षाएं नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं वो पास करते हैं आगे की हायर एजुकेशन के लिए। परंतु जेएनवी हैं वो बनाए गए हैं एआईएसएसई। एआईएसएसई का मतलब है कि 10th बोर्ड परीक्षा के लिए, और साथ में एआईएसएससीई है वो है 12th बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सीबीएसई से एफिलेटेड होने के साथ में जेएनवी है वो बच्चों को तैयार करती हैं 10th और 12th बोर्ड परीक्षा के लिए। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। देख लेते हैं अगला सवाल सेकंड। द फॉलोइंग एकेडमिक शेड्यूल इज फॉलोड इन ऑल जेएनवीज अक्रॉस द कंट्री विद स्लाइट मॉडिफिकेशन बेस्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ज्योग्राफिकल लोकेशंस। चूज इनकरेक्ट एक्टिविटी, मतलब कि लगभग जेएनवी हैं वो एक ही पैटर्न पर काम करती है और क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन को छोड़ दे तो अधिकतर एक्टिविटीज हैं सभी नवोदय में एक जैसी चलती हैं। तो हिंदी अर्थ देख लेते हैं। देश भर के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में जलवायु परिस्थितियों और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर मामूली संशोधन के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रम का पालन किया जाता है, परंतु इनमें से कौन सी गतिविधि है जो नवोदय में फॉलो नहीं की जाती है? देख लेते हैं। मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग ऑब्लिक योगा 45 मिनट्स ड्यूरेशन, बी मॉर्निंग असेंबली 30 मिनट्स ड्यूरेशन, सी आफ्टरनून रेमेडियल ऑब्लिक एनरिचमेंट प्रोग्राम 1.5 hour ड्यूरेशन, एंड डी इवनिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स 1 hour ड्यूरेशन। तो कौन सा गलत है, कौन सी एक्टिविटी है ऑल ओवर इंडिया में नवोदय में सेम चलती है परंतु एक इनमें से गलत हो रही है? सही उत्तर हमें पता लगाना है। सही उत्तर हो जाएगा बी मॉर्निंग असेंबली 30 मिनट्स। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मॉर्निंग असेंबली है उसके लिए क्या टाइम शेड्यूल रखा गया, ये आपका कमेंट आ जाना चाहिए। बाकी देख लेते हैं। मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग या योगा है वो 45 मिनट्स के लिए निर्धारित है। आफ्टरनून रेमेडियल एनरिचमेंट प्रोग्राम है 1.5 hours के लिए है, और इवनिंग गेम्स और स्पोर्ट्स है 1 hours के लिए है। तो टोटल जो गेम्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो कितनी हो गई? 1.45 hours हो गई, मतलब कि 1 घंटे 45 मिनट है वो निर्धारित है स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों को मिला करके। परंतु यहाँ पर मॉर्निंग असेंबली है उसके लिए सही कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है। आपको कमेंट करना है कितने मिनट की मॉर्निंग असेंबली होती है। हमारा सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर बी। बाकी ऑप्शन सभी ठीक है परंतु बी ऑप्शन है वो गलत हो रहा है।
और सही यहाँ पर टाइम शेड्यूल आपको बताना है कमेंट में। अगला सवाल देख लेते हैं 3। द फॉलोइंग academic schedule is followed in all JNVs across the country with slight modification based climatic conditions and geographical locations. चूज करेक्ट एक्टिविटी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इनकरेक्ट एक्टिविटी हमें आइडेंटिफाई करनी थी, अभी आपको करेक्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है। देश भर के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में जलवायु परिस्थितियों और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर मामूली संशोधन के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रम का पालन किया जाता है। तो सही गतिविधि इनमें से हमें चुननी है। ऑप्शन देख लेते हैं। मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग योगा 25 मिनट्स ड्यूरेशन, मॉर्निंग असेंबली 30 मिनट्स ड्यूरेशन और रेगुलर एकेडमिक क्लासेस 8 पीरियड्स ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन ईच। डी है इवनिंग सुपरवाइज स्टडी 1.5 आवर ड्यूरेशन। इनमें कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो रहा है डी, इवनिंग सुपरवाइज स्टडी 1.5 आवर्स, ये सही है। बाकी ऑप्शन है वो गलत हो रहे हैं। मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग और योगा है ये गलत हो रहा है, यहाँ पर 45 मिनट्स था। मॉर्निंग असेंबली है वो भी गलत हो रही है। यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है कि कितने मिनट की मॉर्निंग असेंबली होनी चाहिए। रेगुलर एकेडमिक क्लासेज हैं वो 8 पीरियड ठीक है, परंतु यहाँ पर जो इनका टाइम पीरियड है वो 30 मिनट नहीं है। यहाँ पर आप कमेंट करिए जल्दी से कि जो पीरियड का जो टाइम निर्धारित किया गया कितने मिनट का होना चाहिए, ये आपका कमेंट आना चाहिए। और क्वेश्चन के अनुसार हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी, इवनिंग सुपरवाइज स्टडी 1.5 आवर की होती है, सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 4। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन जेएनवीज इज द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप टू क्लास 8 and thereafter English for maths and science and Hindi English for other subjects up to dash। जेएनवी में शिक्षा का माध्यम 8वीं कक्षा तक राज्य की क्षेत्रीय भाषा है और उसके बाद गणित और विज्ञान विषय के लिए अंग्रेजी और अन्य विषयों के लिए हिंदी अंग्रेजी कक्षा तक निर्धारित है। मतलब कि जो क्षेत्रीय भाषा है वो उसके आधार पर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, परंतु आगे क्या हो जाएगा, मैथ और साइंस है वो इंग्लिश मीडियम में हो जाएगी। और 10th 11th में क्या हो जाएगा, 10th 11th 12th में क्या हो जाएगा, कक्षा है वो कौन से माध्यम में पढ़ाई जाएगी, या तो हिंदी मीडियम में होगी इंग्लिश मीडियम में होगी, ये बच्चे की चॉइस पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में कौन सी क्लास तक होनी चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन ए क्लास 12th, बी क्लास 10th, सी क्लास 9th, डी क्लास 11th। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए क्लास 12th। क्लास 12th तक क्या होना चाहिए, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखता हूं। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन जेएनवीज इज द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप टू क्लास 8 and thereafter English for math and science and Hindi English for other subjects up to class 12th। मतलब कि बहुत अच्छा यहाँ पर बताया गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, पढ़ाई का जो माध्यम है कक्षा 8 तक रीजनल लैंग्वेज में होगा। आगे क्या हो जाएगा, मैथ और साइंस है वो इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी और बाकी सब्जेक्ट है वो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। कब तक, 12वीं तक की कक्षाओं के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अपने मित्रों को जरूर बताइए, अपने साथियों को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि नवोदय पर इस तरीके के क्वेश्चंस की पहली बार सीरीज आ रही है, जेएनवी सिस्टम पर पहली बार क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, इसलिए साथियों को भी जरूर शेयर करें। देखते हैं अगला सवाल 5। व्हाट इज द असेसमेंट स्ट्रक्चर एंड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 to 8? कक्षा 6 से 8 के लिए मूल्यांकन संरचना और परीक्षा का पैटर्न क्या है। परीक्षा हम हर साल कंडक्ट करवाते हैं, परंतु पैटर्न हमें पता होना चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। ऑप्शन देख देते हैं। 50 मार्क्स पीरियोडिक असेसमेंट प्लस 80 मार्क्स फॉर हाफ ईयरली एग्जाम रिड्यूस टू 50 मार्क्स। इसके बाद में बी है 50 मार्क्स पीरियोडिक असेसमेंट प्लस 80 मार्क्स फॉर ईयरली एग्जाम रिड्यूस इनटू 50 मार्क्स। और सी है बोथ ए एंड बी। डी है नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा पैटर्न है, छठी से लेकर के 8वीं तक के लिए असेसमेंट का तरीका, परीक्षा का तरीका क्या है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी,
बोथ ए एंड बी। मतलब कि पीरियोडिक असेसमेंट है वो 50 मार्क्स के लिए होगा, और जो हाफ ईयरली एग्जाम होगी वो 80 मार्क्स के लिए होगी, परंतु इस 80 मार्क्स को रिड्यूस कर दिया जाएगा 50 मार्क्स में। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है, या कहना चाहिए एनुअल एग्जाम है, उसके लिए 50 मार्क्स हैं वो पीरियोडिक असेसमेंट के होंगे, और साथ में 80 मार्क्स के लिए ईयरली एग्जाम होगी, और जो ईयर एंड एग्जाम होती है उसको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा 50 मार्क्स में। तो बहुत क्लियर यहाँ पर बता दिया गया है जो लेटेस्ट ट्रेंड है, किस आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ये दोनों तरीके हैं वो अपनाए जाएंगे, ये हाफ ईयरली के लिए, टर्म फर्स्ट के लिए, और बी है वो टर्म सेकंड के लिए। दोनों टर्म को मिला करके एनुअल एग्जाम के बाद में रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो मूल्यांकन का और परीक्षा का पैटर्न है हमने यहाँ पर देखा। सही उत्तर हमारा हो रहा है सी। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको अलार्म के रूप में मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 6। What is the correct bifurcation of 50 marks for periodic assessment for the class 6 to 8? मतलब 50 मार्क्स हमने अभी देखा कि पीरियोडिक असेसमेंट है उसके लिए 50 मार्क्स थे, तो इनको किस तरीके से बांटा जाएगा, क्या बाइफरकेशन इसका होगा। हिंदी अर्थ देख लेते। कक्षा 6 से 8 के लिए आवधिक मूल्यांकन के लिए 50 अंकों का सही विभाजन क्या है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए पीरियोडिक रिटन टेस्ट 20 मार्क्स, बी मल्टीपल असेसमेंट 10 मार्क्स, सी पोर्टफोलियो 10 मार्क्स, और डी है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी 10 मार्क्स, और लास्ट ऑप्शन है ई ऑल दी अबव। तो सही उत्तर हमारा हो रहा है ई। मतलब कि जो पीरियोडिक असेसमेंट 50 मार्क्स के लिए हो रहा था उसमें पीरियोडिक रिटन टेस्ट है वो 20 मार्क्स के लिए होंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि पीरियोडिक रिटन टेस्ट है वो 40 मार्क्स का होगा, परंतु उसको किस में रिड्यूस कर दिया जाएगा, 20 मार्क्स में रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो 20 मार्क्स यहाँ पर पीरियोडिक रिटन टेस्ट के हो जाएंगे। कह सकते हैं आप पेन पेपर टेस्ट है वो कितने मार्क्स काउंट करेंगे, 20 मार्क्स काउंट करेंगे 50 में से। इसके बाद में मल्टीपल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स के लिए वेटेज दिया गया है। पोर्टफोलियो असेसमेंट है वो 10 मार्क्स के लिए, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है 10 मार्क्स के लिए। इस तरीके से 50 मार्क्स है वो ये सब मिला करके बनाएंगे। मतलब कि पीरियोडिक रिटन टेस्ट होगा उसको 20 मार्क्स के लिए उसको रखेंगे। इसके बाद में मल्टीपल असेसमेंट 10 मार्क्स के लिए, पोर्टफोलियो है वो 10 मार्क्स, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है वो 10 मार्क्स। इस तरीके से कितने मार्क्स हो जाएंगे, 50 मार्क्स हो जाएंगे। और साथ में जो टर्म टेस्ट होंगे, टर्म फर्स्ट या टर्म सेकंड होंगे, उनके 80 मार्क्स का पेपर होगा, परंतु इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा कितने में, 50 में रिड्यूस कर दिया जाएगा, और तब जा करके ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 में हम असेसमेंट करेंगे एनुअल एग्जाम के टाइम पर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है हमारा ई। अगला सवाल देख लेते हैं 7। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द पैटर्न ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चंस pertaining to the subjects should be the part of the question paper in internal assessment 20 marks class 9th and 10th। मतलब कि जो इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स के लिए उसमें कौन से क्वेश्चन होना जरूरी हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैटर्न पर क्वेश्चन है वो होना जरूरी हो जाएगा। तो कितने परसेंट होना चाहिए, हिंदी अर्थ देख लेते। प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न पर प्रश्नों का न्यूनतम प्रतिशत क्या है जो कि विषयों के आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों का हिस्सा होना चाहिए। जो इंटरनल असेसमेंट 20 अंक के लिए होता है कक्षा 9-10 के लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर पैटर्न है वो कितने परसेंट होना चाहिए। देख लेते हैं। ऑप्शन ए 30%, बी 50%, सी 20%, डी 10%। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 8। The grading scale of academic areas for class 9th is given as per the following grading scale table. If the same grading scale is provided to the students of class 6 to 8, then what will be the remark of E grade for marks 32 एंड बिलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 9 के लिए शैक्षिक क्षेत्रों का ग्रेडिंग स्केल निम्नलिखित ग्रेडिंग स्केल तालिका में दिया गया है। तो ये ग्रेडिंग स्केल तालिका है वो उसमें कक्षा 9 के शैक्षिक क्षेत्रों का ग्रेडिंग स्केल है वो बताया गया है। यदि यही ग्रेडिंग स्केल कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को प्रदान किया जाए तो
32 और उससे कम अंकों के लिए ई ग्रेड का रिमार्क क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए ग्रेडिंग दिया गया है, 91 टू 100 है, A1 ग्रेड दिया है, 81 टू 90 है, A2 है, 71 टू 80 है, B1 है। इसी तरीके से 33 टू 40 है, उसके लिए डी ग्रेड दिया है, और 32 एंड ब्लो है वो ई ग्रेड दिया है, और यहाँ पर रिमार्क लिखा है, फेल्ड लिखा है। ये किसके लिए है? 9th क्लास के लिए है। परंतु इसी तरीके का अगर ग्रेडिंग हो जिसमें 32 एंड ब्लो 6ठी से 8वीं के लिए हो, तो इसमें फेल्ड के बजाय क्या लिखा होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। नीड्स इंप्रूवमेंट, फेल्ड, प्रोमोटेड, पास्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, नीड्स इंप्रूवमेंट। यही ग्रेडिंग स्केल अगर 6ठी से 8वीं तक के लिए है और बच्चे ने 32 और उससे कम अंक प्राप्त किए गए हैं, तो ई ग्रेड दिया जाएगा, परंतु वहां पर फेल्ड लिखने के बजाय क्या लिखा जाएगा? नीड्स इंप्रूवमेंट लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देख लेते हैं अगला सवाल 9। क्लासेस 6 to 8 for the holistic development of the students, co-curricular activities are conducted by the teachers in the Genvis, and they are graded term wise on a 3-point grading scale. Which of the following is a wrong option for co-curricular activities? डियर फ्रेंड्स, आप असेसमेंट करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, परंतु बहुत माइनर चीजें हैं, हम गौर ही नहीं करते हैं। और अगर इस तरीके का हमारा असेसमेंट किया जाए तो वहां पर गलतियां करके आ जाते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करके एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, तो हमारा चेहरा बिल्कुल देखने लायक बनता है। देखते हैं हिंदी अर्थ। कक्षा 6ठी से 8वीं छात्रों के समग्र विकास के लिए जेएनवी में शिक्षकों द्वारा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का संचालन किया जाता है, और उन्हें 3 बिंदु ग्रेडिंग स्केल पर टर्म वाइज ग्रेड दिया जाता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है? गलत विकल्प हमें पता लगाना है। यहाँ पर 3 बिंदु ग्रेडिंग स्केल अपनाया जाता है, तो कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं होता है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए, वर्क एजुकेशन, बी, आर्ट एजुकेशन, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स शामिल होंगे इसमें। सी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें स्पोर्ट्स, आर्ट्स, योगा, एनसीसी एटसेट्रा शामिल होंगे। और डी है साइंटिफिक एक्टिविटी। तो कौन सी चीज है वो शामिल नहीं होती है जहां पर 3 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है वो अपनाया जाता है? तो कौन सा पॉइंट इसमें नहीं होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, साइंटिफिक एक्टिविटी। वर्क एक्सपीरियंस है, आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, यहाँ पर ग्रेडिंग दी जाती है, और यहाँ ग्रेडिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल है वो दिया जाता है। ये 3 में दिया जाता है, डी में नहीं दिया जाता। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 10। एडिशनल अरेंजमेंट फॉर टीचिंग ऑफ द रीजनल लैंग्वेज oblique mother tongue shall be made provided dash or more students are willing to opt for the same. For this, part-time contractual teacher shall be appointed after obtaining sanction of the deputy commissioner of the region. क्षेत्रीय भाषा ओब्लिक मातृभाषा के अध्यापन की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी बशर्ते डैश या अधिक छात्र इसका चयन करने के इच्छुक हों। इसके लिए क्षेत्र के उपायुक्त की स्वीकृति प्राप्त कर अंशकालिक संविदा शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में अतिरिक्त व्यवस्था की जा सकती है अगर इस तरीके की चॉइस रखने वाले बच्चे हैं, कितनी संख्या से अधिक हों। देख लेते हैं ऑप्शन। 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 20 स्टूडेंट्स। अगर 20 स्टूडेंट्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अगर 20 स्टूडेंट्स इस तरीके की डिजायर रखते हैं, इस तरीके की चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, विलिंगनेस देते हैं, तो वहां पर संविदा शिक्षक लगाया जा सकता है। अंशकालिक संविदा शिक्षक है वो डेपुट किया जा सकता है, परंतु इसकी परमिशन किससे लेनी होगी? डीसी ऑफ द रीजन लेनी होगी, डीसी से लेनी होगी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी इन एनवीएस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, साथ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर आपके सिलेबस से संबंधित सारे कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी। और साथ में ही धौलागढ़ माता सीरीज में मैं लेकर के आया हूँ बिल्कुल यूनिक सीरीज, जिसमें हम चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय के
पूरे मैटर हैं नवोदय सिस्टम पर, जहां पर सारे मैटर्स पर हम चर्चा करेंगे। आप अभी असेसमेंट पर सीरीज देख रहे हैं, नवोदय सिस्टम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को जरूर बताइए। देखते हैं अगला सवाल 11। Group guidance activities shall be carried out at least dash individual counseling too may be taken up by the teachers as far as possible। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटी है वो कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन, वंस इन ए क्वार्टर, बी वंस ए वीक, सी वंस ए हाफ ईयरली और डी वंस ए मंथ। क्या सही उत्तर हो जाएगा? बी हो जाएगा, वंस ए वीक हो जाएगा। वंस ए वीक यहाँ पर हो जाएगा कि एक वीक में कम से कम ग्रुप गाइडेंस है वो एक्टिविटी होनी चाहिए। साथ में इंडिविजुअल टीचर है वो किसका, बच्चों का काउंसलिंग कर सकता है, इंडिविजुअल बच्चे का काउंसलिंग भी कर सकता है, परंतु ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटी है वो सप्ताह में एक बार होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 12। द प्रिंसिपल विल स्पेयर क्वालिफाइड टीचर्स फॉर डैश पर वीक एक्सक्लूसिवली फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अवेकन्ड सिटीजन प्रोग्राम, जेंडर सेंसिटाइजेशन, एईपी प्रोग्राम्स। हिंदी अर्थ देख लेते, प्राचार्य विशेष रूप से मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं के लिए और जागृत नागरिक कार्यक्रम, लिंग संवेदीकरण, एईपी कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए योग शिक्षकों को प्रति सप्ताह डैश के लिए लगाया जाएगा। मतलब कि इन एक्टिविटीज के लिए प्रति सप्ताह टीचर को लगाया जाएगा। तो कितने पीरियड के लिए लगाया जाएगा? देख लेते हैं ऑप्शन ए 24 to 26 पीरियड, 1 to 4 पीरियड्स, 14 to 16 पीरियड्स और डी है 4 to 6 पीरियड्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी 4 to 6 पीरियड। 4 से 6 पीरियड है वो लगाए जाएंगे प्रति सप्ताह, मतलब कि 4 से लेकर के 6 पीरियड है वो वीकली लगाए जाएंगे। किस एक्टिविटी के लिए? ये लगाए जाएंगे गाइडेंस और काउंसलिंग, जहां पर कि अवेकन्ड सिटीजन प्रोग्राम होगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा, एईपी प्रोग्राम होगा। तो ये सब एक्टिविटीज के लिए लगाया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 13। The principal will be authorized to spend appropriate reasonable amount out of the dash for purchase of stationery, payment to guest speakers to organize career corners, exhibitions as and when required। प्राचार्य को जब भी आवश्यक हो कैरियर कॉर्नर प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए, अतिथि वक्ताओं को व स्टेशनरी की खरीद के लिए डैश में से उचित राशि खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है। मतलब कि यहाँ पर स्टेशनरी के लिए पेमेंट टू गेस्ट स्पीकर है, जो कि किसके लिए? कैरियर कॉर्नर और एग्जीबिशंस के लिए स्पेसिफिक है, मतलब कि एक्सपर्ट है, उनको बुलाने के लिए खर्च कर सकते हैं। तो कौन सी निधि है जिसमें से ये खर्च किया जा सकता है? करियर कॉर्नर्स और एग्जीबिशंस के लिए कौन सी निधि है उसमें से खर्चा किया जाएगा? देख लेते हैं ऑप्शन ए नवोदय विकास निधि, बी नवोदय विद्यालय निधि, सी नवोदय समृद्धि निधि और डी है नवोदय विकल्प निधि। क्या सही उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए नवोदय विकास निधि। एनवीएन से ये खर्चा किया जाएगा। एनवीएन से ऑथोराइज्ड हैं, प्रिंसिपल है वो ऑथोराइज्ड है, एनवीएन से खर्चा कर सकते हैं। The principal will be authorized to spend appropriate reasonable amount out of the NVN for purchase of stationery, payment to guest speakers to organize career corners, exhibitions as and when required। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए, मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल 14। A career corner will be functioning in the Vidyalaya dash where children can access publications on career opportunities। विद्यालय में एक करियर कॉर्नर बनाया जाएगा डैश जहां बच्चे करियर के अवसरों पर प्रकाशनों को देख व पढ़ सकते हैं। कहाँ बना जाएगा ये करियर कॉर्नर है, कौन सी जगह पर बनाया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, क्लासरूम, बी हॉस्टल, सी लाइब्रेरी और डी मेस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लाइब्रेरी में। ये कहाँ बनेगा? लाइब्रेरी में बनेगा। ये करियर कॉर्नर है वो लाइब्रेरी में बनेगा। अ करियर कॉर्नर विल बी फंक्शनिंग इन द विद्यालय लाइब्रेरी वेयर
चिल्ड्रन कैन एक्सेस पब्लिकेशंस ऑन करियर अपॉर्चुनिटीज, मतलब लाइब्रेरी में एक करियर कॉर्नर बनाया जाएगा जहां पर बच्चे हैं वो आसानी से अपने करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो देख सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते 15, द करियर गाइडेंस सर्विसेज में बी गिवन फ्रॉम विच क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु नवोदय सिस्टम पर इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे, बाहर से कोई नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है नवोदय सिस्टम पर, सभी मैटर पर क्वेश्चन है मैं लेकर के आया हूँ। तो यहाँ शुरुआत हम कर रहे हैं जो असेसमेंट है या उनको क्या सुविधाएं दी जाती है बच्चों को, कौन कौन से ऑप्शन है, कौन सी कक्षा से शुरू की जाती है, देख लेते हैं। क्लास 10th ऑनवर्ड्स, क्लास 9th ऑनवर्ड्स, क्लास 11th ऑनवर्ड और क्लास 12th ऑनवर्ड। कहाँ से करियर गाइडेंस है वो शुरू होता है बच्चों का। सही उत्तर हो जाएगा बी, क्लास 9th, मतलब कक्षा 9 से लेकर के और 12वीं तक करियर गाइडेंस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा विद्यालय के द्वारा। यहाँ सेमिनार्स है, इंडिविजुअल कॉर्नर भी बनाए जाएंगे, टीचर है वो क्लास में भी बताएंगे, एक्सपर्ट भी बुलाए जाएंगे। तो करियर गाइडेंस सर्विसेज है वो क्लास 9th से स्टार्ट हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 16, क्वेश्चन पेपर्स फॉर टर्मिनल ऑब्लिक हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जामिनेशंस will be got prepared by NVS headquarters लेवल फॉर 6, 7th, 8th, 9th एंड 11th। मतलब ये सारे क्या है, नॉन बोर्ड क्लासेज है। प्री बोर्ड्स फॉर क्लास 10th एंड 12th will also be conducted by NVS headquarters. Question papers for all these examinations are to be printed at JNV on the desk. एनवीएस मुख्यालय द्वारा टर्मिनल, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं स्तर के लिए। व एनवीएस मुख्यालय द्वारा 10वीं, 12वीं कक्षा के लिए प्री बोर्ड भी आयोजित किए जाएंगे। इन सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जेएनवी में डैश को मुद्रित किया जाएगा। मतलब क्वेश्चन पेपर है वो कब मुद्रित किया जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। डे ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीवियस डे ऑफ एग्जामिनेशन, वीक ऑफ एग्जामिनेशन और मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, डे ऑफ एग्जामिनेशन। डे ऑफ एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर डिजिटल मोड में क्वेश्चन पेपर है वो भेजा जाता है, ईमेल पर आता है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो जिस दिन पेपर होना है उस दिन पासवर्ड आएगा, उसी दिन प्रिंट कर सकते हैं। और ये सारा सेंट्रलाइज्ड मैनर में हो रहा है कि हेडक्वार्टर है वो कंट्रोल करता है। कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं नॉन बोर्ड एग्जाम्स है, साथ में 10th और 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं और सेम डे पेपर है वो प्रिंट किया जाता है विद्यालय लेवल पर। तो सही उत्तर हमारा हो रहा है ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, दूसरी जगह पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को जरूर बताइए। देखते हैं अगला सवाल 17, the vidyalaya have to analyze the results and results analysis is to be submitted to RO within 48 hours of the last paper. Dash percent of answer books in all subjects will be checked by principal and vice principal. विद्यालयों को परिणामों का विश्लेषण करना होता है और परिणाम विश्लेषण अंतिम पेपर के 48 घंटों के भीतर आरओ को प्रस्तुत करना होता है। सभी विषयों की डैश प्रतिशत पुस्तिकाओं की जांच प्राचार्य और उप प्राचार्य द्वारा की जाएगी। मतलब कि 48 घंटे के भीतर रिजल्ट एनालिसिस बना करके आरओ भेजना होगा। परंतु कितने प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाएं सभी सब्जेक्ट की प्राचार्य और उप प्राचार्य द्वारा चेक होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 20%, बी 50%, सी 30% और डी है 10%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी 10%। 10% आंसर शीट्स है वो चेक होनी चाहिए, किसके द्वारा, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के द्वारा चेक होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट की। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। नया सवाल देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्टिव लर्नर्स लो अचीवर्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन विच एग्जामिनेशन। सहायता के अपेक्षार्थी शिक्षार्थियों कम उपलब्धि वालों की पहचान किस परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। मतलब कि जिनको सहायता की आवश्यकता होगी या कम उपलब्धि वाले लो अचीवर्स हैं उनकी पहचान आप कब करेंगे। देख लेते हैं ऑप्शन ए,
फॉर्मेटिव टेस्ट, बी साइकोलॉजिकल टेस्ट, सी समेटिव टेस्ट और डी है बोर्ड एग्जाम्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए फॉर्मेटिव टेस्ट। मतलब आपको सपोर्टिव लर्नर ढूंढने हैं, सपोर्टिव लर्निंग आपको प्रोवाइड करनी है, तो फॉर्मेटिव टेस्ट के बाद में ये आपको लो अचीवर्स को देनी होगी, जिसमें फॉर्मेटिव टेस्ट होने के बाद में आपको उनके पॉजिटिव और वीक एरियाज पता लग जाएंगे। और आप कमेंट करके बता दीजिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं, लर्निंग ऑफ असेसमेंट बोलेंगे या लर्निंग फॉर असेसमेंट बोलेंगे। आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बाकी नहीं होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट में लो अचीवर्स के लिए ये कोई तरीका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सबमेटिव असेसमेंट है वो ईयर एंड या यूनिट एंड के बाद में होता है, तो वहां पर सपोर्टिव लर्नर या लो अचीवर्स को आप सपोर्ट करने के लिए ये जरूरत नहीं होगी। और बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये तो फाइनल एग्जाम होंगे, तो ये सब गलत हो रहे हैं। फॉर्मेटिव टेस्ट में आपको क्या करना होगा, सपोर्ट देना होगा लो अचीवर्स के लिए, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 19 grades for internal assessment in health and physical education with work experience subsumed in it. Find the area in which internal assessment should be done for class 11th and 12th. स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के लिए ग्रेड, इसमें कार्य अनुभव भी शामिल कर लिया गया है। उस क्षेत्र का पता लगाएं जिसमें 11वीं 12वीं कक्षा के लिए आंतरिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मतलब कि इंटरनल असेसमेंट 11वीं 12वीं के लिए किया जाना चाहिए। तो वो कौन से एरिया हैं जिनमें आपको इंटरनल असेसमेंट बच्चों का करना होगा 11वीं 12वीं के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए गेम्स हेल्थ एंड फिटनेस, बी सेवा, सी डिसिप्लिन और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। इन सभी में इंटरनल ग्रेड देनी होगी, गेम्स हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, सेवा के लिए देनी होगी और डिसिप्लिन के लिए देनी होगी। ये सब के लिए आपको ग्रेडिंग करनी होगी। और डियर फ्रेंड्स, सेवा का फुल फॉर्म भी बता दीजिए, सेवा का मतलब क्या हो रहा है, सेवा का फुल फॉर्म भी आप कमेंट में बता दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी। और डियर फ्रेंड्स, धौलागढ़ माता सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है 20। प्लीज आइडेंटिफाई इनकरेक्ट अबाउट कंपोजिशन वेटेज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर PWT/UT एंड टर्म एग्जाम्स प्री बोर्ड्स फॉर क्लास 9th to 12th। कक्षा 9 से 12 के लिए PWT पीरियोडिक टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट और टर्म परीक्षाओं प्री बोर्ड के लिए संरचना, वेटेज और प्रश्नों की संख्या के बारे में गलत पहचान करें। कौन सी चीज है वो कंपोजिशन, वेटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में गलत है, देख लेते हैं। ए कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन CBT, दिस कैन बी केस ऑब्लिक सोर्स ऑब्लिक सिचुएशन ऑब्लिक फिगर ऑब्लिक डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड MCQs है, ये हो सकते हैं। ये टाइप हो गया, कंपोजिशन हो गया। और परसेंट क्या रखी है इनकी, जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की परसेंट है वो 50%। और कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 4 क्वेश्चन होने चाहिए। बी में MCQs ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट, तो असर्शन रीजनिंग ये कंपोजिशन हो गया। और कितने परसेंट होने चाहिए, 10%। कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 4 क्वेश्चंस। और सी यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा, ये सी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 30% और 6 क्वेश्चंस होंगे। डी हो जाएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 10%, 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे। तो कौन सा गलत है, कौन सा कंपोजिशन या वेटेज या नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी, ये गलत कॉम्बिनेशन। बाकी सभी ठीक है, ये ए ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से शामिल होते हैं, केस बेस होते हैं, सोर्स, सिचुएशन, फिगर, डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, MCQ होते हैं। कितने परसेंट होने चाहिए, 50%। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। MCQ जो असर्शन रीजनिंग है वो इस पर बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए 10%। कितने क्वेश्चन, 4 होने चाहिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं वो 30% होने चाहिए और 6 क्वेश्चन होने चाहिए। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं वो 10% होने चाहिए और 2 क्वेश्चन है यहाँ पर गलत है। तो आप कमेंट करके जल्दी बताइए कि कितने क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप के होने चाहिए, आपका कमेंट आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड्स,
हमने आज बिल्कुल एक नई सीरीज है वो कंप्लीट करी है। 20-20 क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और आज के क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड थे एमसीक्यू ऑन नवोदय सिस्टम, ऑल मैटर्स पर हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए भी, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो वैकेंसी आई है उनके लिए नवोदय सिस्टम पर बहुत फोकस किया गया है। और ये सीधी सी बात है कि जिस सिस्टम में आप एंटर कर रहे हैं तो उस सिस्टम के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीजें तो आपको बहुत पता है, परंतु जिस सिस्टम में आप सर्विस कर रहे हैं वो सिस्टम के बारे में जानते नहीं है। तो बहुत अच्छा एक पैटर्न रखा है, नवोदय सिस्टम के बारे में क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं और कंप्लीट सीरीज में आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। इसलिए आप नॉलेज मंडली पर बने रहें। और आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। और साथियों, अधिक प्रश्नों के लिए धौलागढ़ माता श्रृंखला की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज ज्वाइन मेंबरशिप फॉर मोर वीडियोज ऑन धौलागढ़ माता सीरीज, जहां पर हम नवोदय सिस्टम पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज आगे लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।